नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नववर्ष के पहले सप्ताह में हरियाणा वासियों को मिली विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअली 1881 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने धनवापुर में किया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण। सीएम ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निरीक्षण के बाद अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने 3 परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास। पंचकुला सेक्टर 1 सचिवालय पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में राज्य विकास की दृष्टि से लगातार आगे बढ़ रहा है। पिछले 8 वर्षों में किए गए विकास कार्यों के फलस्वरूप हरियाणा की गिनती आज देश के विकसित राज्यों में होने लगी है। हरियाणा सरकार ने पंचकुला से लेकर मेवात क्षेत्र तक पूरे राज्य का समुचित विकास सुनिश्चित किया है। वर्ष 2023 में भी विकास गाथा को पुनः लिखने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज 6 जनवरी को गुरुग्राम से वर्चुअल माध्यम से प्रदेश भर की लगभग 1881 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद प्रदेश के हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ ईज ऑफ लिविंग की दिशा में निरंतर काम कर रही है। इसी कड़ी में पुनः नववर्ष के पहले सप्ताह में यानी आज 6 जनवरी को भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लगभग 1881 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन व शिलान्यास कर हरियाणा वासियों को विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। आज धनवापुर गुरुग्राम जिले से मुख्य कार्यक्रम के रूप में प्रदेश भर के 167 उद्घाटन के कार्यक्रम के अवसर पर हरियाणा के सभी विभिन्न जिलों में उपस्थित यहां से जुड़े हुए हमारे सभी केंद्रीय मंत्रीगण, प्रदेश के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण व विभिन्न विभागों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और सब 22 स्थानों पर आज उपस्थित हमारे जितने सज्जनवृंद भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का दिन हरियाणा के विकास की इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण दिन इस नाते से कहा जा सकता है, क्योंकि निरंतर जो विकास के पथ पर हम लोग चल रहे हैं और हर वर्ष हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाएं शिलान्यास होती हैं, उद्घाटन होते हैं और विशेष तौर पर कोविड के समय में जब हमने अनुभव किया कि सब स्थानों पर जाकर कई बार शिलान्यास उद्घाटन करना संभव नहीं हो पाता है, तो ऑनलाइन उद्घाटन के सिस्टम को हमने शुरू किया और मुझे खुशी आज बताते हुए कि उस कड़ी में आज ये 6ठा कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धनवापुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निरीक्षण के बाद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम ने कहा कि अधिकारी ट्रीटेड पानी का सही रीयूज सुनिश्चित करें। इस दौरान सीएम के साथ बादशाहपुर के विधायक राकेश दौलताबाद, पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश रावता, जीएमडीए के सीईओ सुधीर राजपाल समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। पंचकुला से आज हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने 3 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला सेक्टर 1 सचिवालय में पंचकुला में किए गए विकास कार्य का उद्घाटन व शिलान्यास करने पहुंचे। इस दौरान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने करोड़ों रुपए की लागत से बने टांगरी नदी पुल, ईएसआई हॉस्पिटल और अन्य परियोजनाओं का शुभारंभ किया।
फरीदाबाद में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑनलाइन 100 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और मुख्य रूप से वहां पर मौजूद रहे जिले के बीसी विक्रम सिंह सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार हरियाणा का विकास करने में लगे हुए हैं और आने वाले वक्त में फरीदाबाद में नोएडा और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद व जेवर की कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिससे लोगों की काफी दिक्कतें हल हो जाएंगी। देखिए, आज हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने पूरे प्रदेश की लगभग 167 से ज्यादा परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया है। लगभग 1800 करोड़ से ज्यादा की ये परियोजनाएं हैं। उसी निमित्त आज फरीदाबाद में भी 143 करोड़ की 8 परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा हुआ है। स्थानीय स्तर पर हमारे सभी विधायकगण ने आज उस उद्घाटन में और शिलान्यास में भाग लिया है। मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि आदरणीय मोदी जी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश विकास के पथ पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सिर्फ परियोजनाओं का शिलान्यास नहीं होता, समय पर वो पूर्ण हो ये भी उसकी देखरेख की जाती है। खुद प्रधानमंत्री जी भी प्रगति के माध्यम से अपने प्रोजेक्ट की निगरानी रखते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी बड़ी परियोजनाओं की खुद निगरानी और समय समय पर समीक्षा करते रहते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव कुमारी शैलजा अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग से अंबाला जाते समय कुछ देर के लिए करनाल के ओएएसएस विश्राम गृह में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए रुकी और जहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के लिए कांग्रेस की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा से हरियाणा में एक नया परिवर्तन आएगा। भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में एक बड़ा जन आंदोलन है और इस यात्रा में जो लोग नफरत से ऊपर उठकर भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं उन सबको इस यात्रा में भाग लेने के लिए न्योता दिया गया है। इस दौरान कुमारी शैलजा ने भारतीय जनता पार्टी पर भी खूब निशाना साधा। राहुल जी दोबारा से हरियाणा में प्रवेश कर चुके हैं और कल सुबह 6 बजे से फिर से यात्रा आरंभ हो जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा करते हुए वो रैली स्थल पर आएंगे और पानीपत में और हमारी प्रदेश स्तरीय रैली वहाँ पर होगी जिसे संबोधित करेंगे। उसके पश्चात जीटी रोड पर अग्रसर होते हुए पंजाब जाना है उन्हें और रास्ते में आप जानते ही हैं हमारे बड़े बड़े ज़िले शहर सब जगह से बड़े छोटे आ रहे हैं और चाहे नीलोखेड़ी हो चाहे हमारा कुरुक्षेत्र हो, कुरुक्षेत्र के बाद शाहबाद, अंबाला और फिर आगे पंजाब। 10 तारीख को अंबाला से पंजाब में प्रवेश कर जाएंगे और फतेहगढ़ साहब चले जाएंगे और आगे आने वाले समय में पंजाब थोड़ा हिमाचल होते हुए कश्मीर जाएंगे और जनवरी के आखिर तक श्रीनगर में हम नेशनल फ्लैग को फहराएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 जनवरी को करनाल जिले में प्रवेश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर जिला पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत ट्रैफिक जिला पुलिस प्रशासन द्वारा एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। करनाल में होने वाले राहुल गांधी के भारत जोड़ो पदयात्रा के संबंध में जिला पुलिस द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए सुरक्षा प्रबंधों पर जानकारी देते हुए करनाल पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने बताया कि करनाल में पानीपत बॉर्डर से लेकर कुरुक्षेत्र बॉर्डर तक पूरे जिले में करीब 55 किलोमीटर के एरिया में अलग अलग 55 स्थानों पर नाके लगाए गए हैं। देखिए, प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार 7 जनवरी और 8 जनवरी 2023 को श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो पद यात्रा का 2 दिवसीय करनाल में यहाँ पर दौरा प्रस्तावित है। उसके मद्देनज़र सुरक्षा के दृष्टिगत भी और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए जिला पुलिस की ओर से माकूल और प्रभावी बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे जिले में लगभग 50 से ज़्यादा नाके लगाए गए हैं और साथ ही 3000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात रहेंगे ताकि आम जन को यातायात की दृष्टि से भी असुविधा का सामना न करना पड़े और पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षा का भी पुख्ता बंदोबस्त हो।
फरीदाबाद में चल रहे शराब के ठेके की छत पर अवैध रूप से अहाते पर सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की। ये छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई। अवैध अहाते को सरकारी मान्यता पाट अहाते का बोर्ड लगाकर राजस्व विभाग को चूना लगाया जा रहा था। सीएम फ्लाइंग के साथ आबकारी विभाग ने छापेमारी के दौरान अहाता संचालक से दस्तावेज मांगे, लेकिन वो कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सका। आबकारी विभाग ने स्थानीय पुलिस को आबिद जुल्फिकार और ठेका संचालक राजकुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कल सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद की टीम को गुप्त सूचना मिली कि मुजस्सर थाने के एरिया में जीवन नगर पार्ट 2 में एक ठेका है दारू का। उस शराब के ठेके के ऊपर एक अवैध अहाता चल रहा है। इस आधार पे जब संबंधित आबकारी विभाग के अधिकारी और स्थानीय पुलिस को साथ लेके शाम को जब कल रेड की गई तो वहाँ पे हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त का बोर्ड भी लगा हुआ था हालांकि, और वो जिसने ठेके वो लिया हुआ था कॉन्ट्रैक्ट पे, उसने बताया कि मुझे यही बताया गया था कि ये इस पे मान्यता है और अवैध ठेका वो आहता वहाँ चलता हुआ मिला। इस आधार पे आबकारी विभाग द्वारा स्थानीय थाना जो मुजस्सर लगता है उसमें एफआईआर अंकित करवाई गई है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने 10 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को बाइक सहित काबू किया है। आरोपी नशे की खेप बेचने के लिए जा रहा था। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे न्यायिक जांच में भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले में तस्करी उत्तर प्रदेश से हो रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी पिछले 2 साल से नशे की तस्करी कर रहा है। जांच ने बताया कि पकड़ी की स्मैक की कीमत करीब 1 लाख रुपए है। सर कि युवक गिरफ्तार किया गया, कहाँ से गिरफ्तार क्या कुछ मामला? कल प्रताप नगर एरिया में सूचना मिली थी हमारे को, एक युवक चांदपुर का रहने वाला है जो अराइयापुर रकबा में खड़ा है और बाइक के साथ खड़ा है और नशीला पदार्थ ले रहा है। तो हमने एक अपनी सिर्फ टीम गठित की है और टीम के आधार पर हमने मुखबरी के आधार पर वहाँ पर रेड किया और युवक को काबू किया। उसका नाम पूछा जिसने अपना नाम जमीर बताया, शाहपुर का रहने वाला है। तो मौके पर हमने मजिस्ट्रेट को बुला के उसकी तलाशी कराई गई, जो दौरान तलाशी से 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और बाइक के साथ पकड़ा है इसको। सर कब से काम करते, क्या कुछ सामने है? ये करीब पता लगा है जो अब तक की पूछताछ में 2 साल से काम कर रहे हैं और अभी तफ्तीश जारी है। पहले भी कभी रेड किया गया, इस पर कुछ पता लगा? हाँ, इस पे जो पता लगा था अभी पहले भी एक बार 2 पुलिस को चकमे देकर भाग चुका है। तो अब क्या हमने कामयाबी हासिल की है इस पर और माननीय पुलिस अधीक्षक यमुनानगर श्री मोहित हांडा जी के दिशा निर्देश अनुसार धरपकड़ जारी है। जो भी नशे का कारोबार कर रहे हैं उनको किसी सूरत में बख्शा जाएगा। कितनी कीमत है स्मैक की, कहाँ से लेके? ये करीब में था इसकी करीब 1 लाख के आसपास है और अभी तफ्तीश जारी है, कहाँ से लिया कहाँ नहीं इसकी जांच चल रही है। अंबाला में 14 वर्षीय बच्चे को 2 साल बाद उसकी मां मिली। चाइल्ड हेल्पलाइन ने बच्चे को उसकी मां से मिलवाया। दरअसल 2 साल पहले 14 वर्षीय वेश अपनी नानी के डर से घर से भाग गया था, जो अंबाला में बिना टिकट के पकड़ा गया। तो रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन ने CWC को सौंप दिया। तब से चाइल्ड हेल्पलाइन के द्वारा उसके परिजनों को ढूंढने का काम किया जा रहा था और आज 2 साल बाद उस बच्चे को उसकी मां से मिलवाया गया। वहीं परिजनों ने चाइल्ड हेल्पलाइन का धन्यवाद भी किया और अपनी आप बीती भी बताई। हमारा बेटा 2 साल पहले गया था घर से। थोड़ा घर की बहुत ज़्यादा तंग परेशान हो के निकला था घर से, भटक गया था घर से। और यहाँ पे किरान बिरान वाले लोग के हाथ में मिला। ये लोग बहुत हिफाजत से रखे थे और 25 नवंबर से हमारे बच्चे को रखे थे। CWC वाली मैडम का भी बहुत धन्यवाद है कि आज हमारे बच्चे को मिला दिया गया है। यमुनानगर जिला ड्रग कंट्रोल विभाग द्वारा यमुनानगर की ट्विन सिटी जगाधरी में एसके ट्रेडिंग कंपनी पर रेड की गई। बता दें कि एसके ट्रेडिंग जगाधरी जड़ोदा गेट के नजदीक है। वे इस ट्रेडिंग एजेंसी पर रोजमर्रा के काम आने वाले उत्पाद बेचे जाते थे। रेड के दौरान मौजूद डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर ऋतु महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि यह रेड रिकेट कंपनी द्वारा की गई है और शिकायत के आधार पर की गई। उन्होंने कहा कि विभाग को शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद रिकेट कंपनी के प्रतिनिधियों व पुलिस टीम के साथ एसके ट्रेडिंग पर रेड की गई व शिकायत से संबंधित विभिन्न उत्पादों की सैंपलिंग की गई। वहीं उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वे बिना बिलिंग्स के सामान ना खरीदें और नकली उत्पादों से बचें। जो स्टेट हेडक्वार्टर है पंचकुला पर, जिसके हमारे स्टेट ड्रग कंट्रोलर श्री मनमोहन तनेजा जी हैं, उनके माध्यम से हमें एक उनके माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जो कि रैकेट कंपनी के द्वारा रैकेट कंपनी के प्रोडक्ट्स की जो नकली प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आ रहे हैं उनके संदर्भ में एक सूचना प्राप्त हुई थी। और हमारे जो विभागाध्यक्ष हैं कमिश्नर साहब श्री अशोक मीना जी, उनके आदेशों पर एक जो हमें आदेश दिए गए थे उसके संदर्भ में
मैं आज एसके ट्रेडिंग कंपनी पर, जो कि जड़ोदा गेट में स्थित है, वहाँ आई हूँ। हमारे साथ जो रैकेट कंपनी के जो डिटेक्टिव्स हैं, जो डिटेक्टिव कंपनी ने हायर किए हुए थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ आए हैं और हमने लोकल जो सिटी जगाधरी से हमने पुलिस को साथ लिया और यहाँ एसके ट्रेडिंग कंपनी पर जो है छापामारी की, जिसमें यहाँ पे हमें कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं मिले हैं, जिनको कंपनी रिप्रेजेंटेटिव ये बताते हैं कि ये उनके 2 प्रोडक्ट्स नहीं हैं। यमुनानगर में पथरी के दर्द को लेकर अस्पताल में भर्ती हुई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। अस्पताल प्रशासन ने मौके पर पुलिस को बुलाया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए। मौके पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा, उसकी सही रिपोर्ट देने की बात कही, मगर परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने से मना कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पेशेंट हमारे पास पथरी के कारण पित्ते में पथरी से एडमिटेड थी, क्योंकि उसको पेन था और वो अभी पीएसी फिट नहीं थी, तो उसको अभी एडमिट करके रखा हुआ था दर्द के कारण। रात को सडनली पेशेंट को एकदम से छाती में दर्द हुआ। पेशेंट को रेफरल के लिए भी अटेंडेंट्स को बोला, पर उन्होंने ले जाने से मना कर दिया और पेशेंट एकदम से कोलैप्स कर दिया। जो फाइनल कॉज है पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा। तो हमने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी रखी हुई है, जब ऑटोप्सी हो जाएगी तो उसी से फाइनल कॉज ऑफ डेथ पता लगेगा। लेकिन ऐसे लग रहा है कि जैसे पेशेंट को एकदम से सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया और हार्ट के रीजन से उसकी डेथ हुई। तो परिवार वालों का ऐसा भी कहना है कि उनको बताया नहीं गया था, पुलिस वालों ने आगे बताया कि उनकी पेशेंट की डेथ हो गई है। नहीं, परिवार वाले तो वीडियो ही बना रहे थे जब हमारे डॉक्टर रेसिसिटेट कर रहे थे, और दोनों डॉक्टर्स वहाँ पे थे उसी टाइम। और वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हमने सारे हॉस्पिटल में कैमरे लगा रखे हैं और हमने कोई मतलब पेशेंट को जब ट्रीटमेंट दे रहा है डॉक्टर, उनके ऊपर पहले से ही हमने कैमरे, हमारे सारे हॉस्पिटल कैमरे में है। वो देखो आप, मेरे उसमें कैमरे में सब आ रहा है और वो रिकॉर्ड होता है। तो वो खुद ही उसका वीडियो बना रहे थे। पुलिस को तब बुलाया गया जब उन्होंने न्यूसेंस करी है, नहीं तो हम पुलिस को रूटीन में नहीं बुलाते हैं। और अब वो शायद ये कह रहे हैं कि हमें पोस्टमार्टम नहीं कराना है, लेकिन बिना पोस्टमार्टम के तो कॉज नहीं पता लगेगा, तो हमने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी रखी है, उसके बाद हम बॉडी दे देंगे। मैटर भैया किस लिए खड़े हो आप यहाँ पे? भैया अभी 3-4 दिन पहले की बात है, हमने अपनी बुआ जी को लेके आए थे, 3 तारीख को लेके आए थे उनको, और रात को उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ये भाई यहीं पे थे, ये साथ में थे, तो इन्होंने बोला कि भी इनकी हालत ख़राब है, थोड़ी सी इनको बताओ, देख लो जी एक बार। डॉक्टरों ने आके ग्लूकोज में कुछ दवाई दी, उसके बाद से उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब होगी। हम आए थे, पित्ते की थैली में पथरी थी, उसका ऑपरेशन कराने, पर हमें नहीं पता था हमारे पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो रात को डेथ होगी उनकी 3:15 बजे, और 3:15 बजे ही ये बोलते हैं कि उनकी डेथ हो चुकी थी। हमें पता लग गया था भी इनमें कुछ नहीं है पेशेंट में। उसके बावजूद भी इन्होंने ये बोला कि तुम चंडीगढ़ ले जाओ पीजीआई, अभी इनकी दिल की धड़कन चल रही है। ठीक है जी, हमने कहा कि हम नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमारे पेशेंट में कुछ नहीं है। उसके बाद इन्होंने अपने आप ही 112 बुलाई, हमने कोई हंगामा नहीं किया, कोई कुछ नहीं करा। इस बात के गवाह अंदर जो पेशेंट है वो भी हैं। अपने आप इन्होंने वो बुलाई, एक एम्बुलेंस बुलाई, हमें भी नहीं पता कि एम्बुलेंस बुलाई है इन्होंने हमें से बोला कि एम्बुलेंस आ रही है, हम तो रेफ़र कर रहे हैं जी, और हालांकि पेशेंट में कुछ नहीं था। उसके बावजूद भी ये बोलते, 4 बजे इन्होंने जब वो आई 112 वालों से बुलवाते हैं कि भी तुमने कैसे करना है, बॉडी घर लेके जानी है या मॉइस्चराइजर में रखवा दे। 3:15 से लेके 4 बजे तक के बीच में इनकी नज़रों में बॉडी में जान भी थी, दिल की धड़कन भी चल रही थी, और 4 बजे पुलिस वालों से कहलवाते हैं कि भी बॉडी बन चुकी है, बॉडी को कैसे करना है। यमुनानगर में पुरानी रंजिश के चलते घर के बाहर खड़ी गाड़ी के अंदर कॉलोनी के ही युवकों ने आग लगा दी। पुलिस शिकायत मिलने पर मौके पर पहुंची और मौका मुआयना करते हुए 4 लोगों को नामजद करते हुए अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। मामला हुडा सेक्टर 17 का है, जहां पर घर के बाहर खड़ी गाड़ी को रात के समय कॉलोनी के युवकों ने ही पुरानी रंजिश के चलते आग लगा दी। मालिक अपने घर में जब उठा तो उसने देखा तो उसकी गाड़ी जल रही थी, और उसने देखा कि सामने से 3 लड़के गाड़ी को आग लगाने के बाद भाग रहे थे। चौंकी से मैं ही सोचना मिल गई थी, ये कोई 3 बजे की बात के आसपास है, सुबह की भी ऐसे जिक्र की बात हो गया। तो हम यहाँ मौके पे आए थे, यहाँ जो कि यह जिसकी नरेश कुमार जी की कार में आग लगाई है, तो हमने यहाँ उसका मुआयना कर लिया था। उसके बाद फिर हमने इनसे कहा अभी अगर जिस पे भी आपको कोई ऐसी बात तो आप दरख्वास्त दो हम चौंकी। ये चौंकी में ने दरख्वास्त दे दिया है, और जब इनमें 4 आदमी के नाम बाई नेम है और बाकी और अन्य के भी नाम हैं जिन्होंने नाम आग लगाई है, और FIR। तो अब सर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले इसमें? FIR दर्ज करने के लिए हमने भेज दिया, जैसे भी क्लू मिले क्लू के आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। कितने लड़के बताए जा रहे हैं सर, कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें 4 तो आशियाना बिल्डिंग के हैं जी,
और 2-4 बाहर के भी हैं शायद। सर अभी ये भी कह रहे हैं कि जान का भी खतरा है इनको कुछ। सर ये बात तो दरखास्त में तो फिलहाल आई नहीं है, बाकी अभी इनको बात दी हो गई फिर तभी इसी वजह से शायद देरी हुई होगी पर्चा दर्ज जैसे भी ना दरखास्त देने में, क्यों दोबारा धमकी भी देते। तो सर जो लड़के हैं जिनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक करा जाएगा? सर हाँ जी, यहाँ ये भी पुराना रिकॉर्ड है, वैसे क्रिमिनल चेक किया जाएगा। यमुनानगर में मंदिर को भी अब चोरों ने अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताजा मामला यमुनानगर के हनुमान गेट पर देखने को मिला, जहां एक चोर दिन दिहाड़े ही मंदिर के प्रांगण में घुसकर शिव मंदिर में रखे हुए पैसों की गुल्लक को तोड़कर उसमें से पैसे निकाल के फरार हो गया। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसके बाद मंदिर प्रबंधकों के द्वारा इसकी शिकायत पुलिस को दी गई और कार्रवाई की मांग की गई। की शिकायत आज हमने बूढ़िया गेट थाने में दर्ज करा दी है, पुलिस चौकी में दर्ज करा दी है और उन्होंने हमारे से इसकी फुटेज मांगी है और हम इसकी फुटेज जो है उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कार्यवाही की मांग करते हैं? हम यही कार्रवाई की मांग करते हैं कि इस जो चोर है इसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और इसके ऊपर जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। रेलवे स्टेशन यमुनानगर जगाधरी पर रेलवे यात्रियों, ऑटो रिक्शा चालकों, कुली व अन्य सामान्य नागरिकों को इकट्ठा करके अफसरों के आदेश अनुसार साइबर क्राइम बारे जागरूकता अभियान चलाएगा, जहां जो लोगों को साइबर ठगी से बचने के लिए तुरंत प्रभाव से भारत सरकार द्वारा जारी किए गए टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल करने की जानकारी दी गई। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।